हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट यूनिट में हमने क्या पढ़ा? बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, तो उसमें हमने बेसिक कंसेप्ट को ही डिस्कस किया है। अब हम नए स्पेशल एक्ट उसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट एक्ट पढ़ेंगे। इसको हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जिसके इस यूनिट के अंदर 4 कॉन्ट्रैक्ट मेन डिस्कस किए गए हैं। उसमें से मैं आज आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करूंगी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडेमनिटी। तो मैं आपके साथ पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, इंडेमनिटी। इंडेमनिटी होता क्या है और इसमें कितनी पार्टीज होती हैं और इसमें बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैं आपको ये पहले स्पेशली बता दूं, जो भी हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पीछे पढ़ा हुआ है ना, उसके जो बेसिक कंसेप्ट है वो सारे इस एक्ट पर भी और अगले सभी एक्ट पर लागू होते हैं। ठीक है, वो तो बेसिक कंसेप्ट ही है। ठीक है, अब उसी का ही मेन पोर्शन मतलब कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर आते हैं। ये इंडेमनिटी एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, क्या होता है इंडेमनिटी? इंडेमनिटी क्या होता है, मैं आपको 2 स्लाइड में सिर्फ आपके साथ यही डिस्कस करूँगी कि इंडेमनिटी होता क्या है। तो पहला हमारा है स्क्रीन पर, टू इंडेमनिटी मीन टू प्रोटेक्ट और सिक्योर फ्रॉम सम हार्म और लॉस। जैसे कि मैं आपको ऐसे बता दूं कि इसमें 2 पार्टियां होती हैं। एक पार्टी दूसरी पार्टी को कहती है कि यदि तुम्हें कोई लॉस होता है तो उसकी भरपाई मैं करूँगा। ठीक है, मैं आपको क्या बता दिया, यहाँ पर 2 पार्टियाँ होती हैं। एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है कि तुम्हें कोई भी लॉस होता है मेरे कारण या किसी थर्ड रीजन के कारण, जो भी लॉस होता है उसकी भरपाई मैं करूँगी। जब वो लॉस होता है तो वो पर्सन उसकी भरपाई करता है। तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को हम कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं? इंडेमनिटी। समझ गए, बस यही है टोटल। ठीक है, तो फिर से हमें डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। इंडेमनिटी मीन्स टू इंडेमनिटी मीन्स टू प्रोटेक्ट हम सामने वाले को क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं फ्रॉम सम हार्म और लॉस, कि तुम्हें कोई भी लॉस होता है उसके लिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो पहला आपको क्लियर होगा। इंडेमनिटी मीन्स है कंपनसेशन फॉर द लॉस इंकर्ड। मैं सामने वाले को क्या कह रही हूँ कि मैं तुम्हें कंपनसेशन करूँगी यदि तुम्हें कोई भी लॉस होता है। ठीक है, बस यही है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124, देखो यहाँ भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर ये अब कौन सा सेक्शन स्टार्ट हो गया? सेक्शन 124। देखो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन के बगैर तो ये अब कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, हम इसको देखते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 124 में इंडेमनिटी की क्या डेफिनेशन दी गई है। ए कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिस टू सेव द अदर, मतलब कि एक पार्टी प्रॉमिस करती है दूसरी पार्टी को टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस, जो कि उसको लॉस हुआ है कोज्ड बाय हिम, चाहे मेरे कारण हुआ है, और बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमाइजर हिमसेल्फ। ठीक है, कि हिमसेल्फ के, और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, कि उसके कारण हुआ है या फिर किसी और के कारण उसको कोई भी लॉस हुआ है, उसको प्रोटेक्शन देती है। इस कॉल्ड ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो इतनी डेफिनेशन, तीनों डेफिनेशन से आप यही समझे होंगे कि 2 पार्टियां होती हैं। एक पार्टी दूसरी सामने वाली पार्टी को कहती है मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुझे सिक्योर करती हूँ, तुम्हें कोई भी लॉस होता है चाहे मेरे कारण होता है या फिर किसी अदर पर्सन के कारण होता है, तो मैं उसकी क्या करूँगी? भरपाई करूँगी, कंपनसेशन दूंगी। इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को हम कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं? इंडेमनिटी कहते हैं। ये कौन सा सेक्शन कवर करता है? सेक्शन 124। ठीक है, आपको इतना क्लियर हो गया होगा। फिर भी हम इसको फिर से हम डिस्कस करते हैं। इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी देयर आर टू पर्सन फर्स्ट हु प्रोमिस टू, एक पहला पर्सन कौन है? जो प्रॉमिस करता है, टू इंडेमनिटी द अदर, जो सामने वाले को कहता है मैं तुम्हारे लॉस की भरपाई करूँगा। और दूसरा सेकंड द वन टू हुम सच प्रॉमिस इज मेड, जिसको प्रॉमिस किया जाता है। किसको प्रॉमिस किया जाता है? जिसको लॉस होगा, हुज लॉस इज टू बी मेड गुड, जिसको लॉस होगा उसको किया जाता है। ठीक है, आप समझ गए। फिर से हम यहाँ बार बार आपको ये कह रही हूँ कि इसकी डेफिनेशन समझ गए ना, आप सब अच्छे ढंग से सारा कंसेप्ट ही समझ गए। नेक्स्ट है हमारा इंडेमनिटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस वेयर द इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस टू मेक गुड द लॉस सफर्ड बाय द क्लाइंट ड्यू टू थेफ्ट। जैसे कि इंश्योरेंस होती है ना, तो इंश्योरेंस कंपनी सामने वाले को कहती है कि तुम्हें चोरी होती है तो उसकी लॉस की भरपाई मैं करूँगा। ठीक है, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया? इंडेमनिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इससे आप ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। फिर भी द प्रोमाइजर हिमसेल्फ, जो कहता है कि मैं करूँगा भरपाई, इज कॉल्ड एज इंडेमनिटीफायर। ठीक है, वो इंडेमनिटीफाइड है। तो प्रोमिस इज कॉल्ड एज एज इंडेमनिटी होल्डर। ठीक है,
तो इंडेमनिटी होल्डर जो प्रोमाइजर होता है वो क्या, उसको हम क्या नाम दिया गया है यहाँ पर, इंडेमनिटी फायर दिया गया है, और प्रोमाइजी इज कॉल्ड एज इंडेमनिटी होल्डर। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे इंडेमनिटी फायर। अब मैं कहती हूँ दो पार्टियाँ हैं, है ना, दो पार्टियां हैं जिसको अब ये जो प्रॉमिस करता है ना कि मैं लॉस दूंगा आपको, उसको इंडेमनिटी फायर कहते हैं। जिसके लॉस की पेमेंट की जाती है, जिसके लॉस की पेमेंट की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, इंडेमनिटी होल्डर कहते हैं। अब आपको बताएं इंडेमनिटी में कितनी पार्टियां होती हैं, दो पार्टियां होती हैं। एक पार्टी कौन, इंडेमनिटी फायर होती है, दूसरी कौन सी होती है, इंडेमनिटी होल्डर होती है। पहली कौन, इंडेमनिटी फायर होती है, दूसरी कौन होती है, इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिटी होल्डर मतलब जिसको लॉस हुआ है, और इंडेमनिटी फायर मतलब जो प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारे लॉस की भरपाई कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको इंडेमनिटी की डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई है, और यहाँ पर पार्टी भी पता चल गई है आपको। एक होता है इंडेमनिटी फायर और दूसरा होता है इंडेमनिटी होल्डर, जिसको लॉस हुआ होता है और ये लॉस की भरपाई करता है। ठीक है, और इसके एक वैलिड, एक अच्छे से इंडेमनिटी के लिए कौन कौन सी कंडीशनें हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी। एग्जिस्टेंस ऑफ 2 पर्सन मस्ट, मतलब कि आपको बताइए कि इसमें कितने पर्सन होने चाहिए, वैलिड कॉन्टैक्ट के लिए 2 पर्सन होने चाहिए। एक कौन सा है, इंडेमनिटी फायर है, दूसरा है द प्रोमाइजर हु प्रोमिस टू मेक गुड द लॉस, जो प्रॉमिस करता है तो वो क्या है, मैं लॉस दूंगा, वो क्या है, इंडेमनिटी फायर है। और जिसका दूसरा पर्सन कौन, प्रोमाइजी, हुज लॉस, जिसके लॉस की भरपाई की जाती है उसको क्या कहते हैं, इंडेमनिटी फायर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे पहला पॉइंट। और दूसरा है द लाइबिलिटी ऑफ द इंडेमनिटी फायर इज प्राइमरी बाय द नेचर, तो मतलब कि जो जो इंडेमनिटी फायर है उसकी लाइबिलिटी पहली बनती है। यदि सामने वाले को लॉस होता है तो उसकी पहली लाइबिलिटी बनती है कि उस लॉस की क्या करते, भरपाई करते। ठीक है, द लाइबिलिटी ऑफ द आइडेंटिफायर इज ओनली डिपेंड ऑन द अकरेंस ऑफ द लॉस, तभी उसकी लाइबिलिटी राइज होती है यदि आइडेंटिफाई होल्डर का कोई लॉस होता है, जैसे अनसर्टेन इवेंट के कारण होता है। Identify become liable to pay the loss suffered by the indemnified on the happening or नॉन हैपनिंग ऑफ द फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट के कारण आइडेंटिफाइड होल्डर को कोई लॉस होता है तो प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी बनती है, इंडेमनिटी फायर की बनती है कि वो उस लॉस की भरपाई करते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सेकंड पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। दूसरा है द प्राइम मोटिव इज टू कंपनसेट, मतलब मकसद ही क्या है, इस कॉन्टैक्ट का मकसद ही क्या है कि इन जो है इंडेमनिटी फायर क्या करेगा, उसको कंपनसेट करेगा। किसको कंपनसेट करेगा, इंडेमनिटी फायर होल्डर को कंपनसेट करेगा। यही 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 कॉन्टैक्ट का मकसद होता है। ठीक है, द कॉन्टैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक जैसे कि आपको बताइए कि कॉन्टैक्ट क्या हो सकता है, एक्सप्रेस भी होता है, जैसे यहाँ पर हम शब्द और या लिख के बोलते हैं। इम्प्लाइड मतलब हम व्यवहार से भी कहते हैं कि मैं तुम्हें लॉस की रिकवरी, तुम्हें कोई लॉस होता है तो मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, तो आपको क्लियर ही है, हम बहुत बारी डिस्कस कर चुके हैं। द डेफिनेशन स्ट्रिक्टली से द लॉस शुड हैव बीन कॉज्ड बाय ह्यूमन एजेंसी, ये आपने ध्यान रखना, कॉज्ड बाय ह्यूमन एजेंसी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अंडर सेक्शन 124 इंडियन कॉन्टैक्ट एक्ट 1872 स्ट्रिक्टली कहता है कि वो जो लॉस हो वो ह्यूमन एजेंसी के थ्रू हो। जैसे लॉस कॉज्ड बाय प्रोमाइजर हिमसेल्फ, पहला लॉस क्या है, प्रोमाइजर जो कहता है कि मैं भरपाई कर दूंगा, या तो उसके कारण हुआ हो या दूसरा एनी अदर पर्सन। हमारी डेफिनेशन में ऐसे ही लिखा हुआ था ना, तभी तो जो कॉन्टैक्ट ऑफ एजेंसी, जो कॉन्टैक्ट ऑफ इंश्योरेंस होता है आर नॉट कवर्ड अंडर इंडेमनिटी बट द कवर्ड अंडर द कंटीजेंट कॉन्टैक्ट। जो कॉन्टैक्ट ऑफ, मैंने अभी बोला ना, आपको क्लियर करती हूँ, जैसे कॉन्टैक्ट ऑफ एक्सीडेंट फायर के कारण जो इंश्योरेंस होती है ना, वो इसके अंदर नहीं आती है, इंडेमनिटी में नहीं आती है, वो कंटीजेंट कॉन्टैक्ट में आती है। ठीक है, यहाँ क्या आती है, यहाँ पर ह्यूमन जिससे रिलेटेड कॉन्टैक्ट आते हैं, कॉज्ड बाय द कॉन्टैक्ट ऑफ ह्यूमन इज ए कॉन्टैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, वो आता है इसके अंदर। ठीक है, मस्ट फुलफिल ऑल एसेंशियल कंडीशन ऑफ ए वैलिड कॉन्टैक्ट, मतलब कि इंडेमनिटी के लिए मैंने बोला पहले बता दिया कि जरूरी है कि इसके लिए इंडियन कॉन्टैक्ट एक्ट 1872 की अंडर सेक्शन 10 की सारी कंडीशनें फुलफिल होती है दोनों पार्टियों के लिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप ये समझ गए होंगे क्या एसेंशियल ऑफ ए वैलिड आइडेंटिटी के लिए क्या जरूरी है कि मिनिमम 2 पार्टियाँ होनी चाहिए, और प्राइमरी मोटिव होता है इंडेमनिटी फायर क्या होता है, लॉस की भरपाई करेगा, कंपनसेशन देगा। और ये जो कॉन्टैक्ट होता है एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है, और वो जो लॉस है वो उसकी कौन करेगा, ह्यूमन एजेंसी से रिलेटेड होना चाहिए, और वैलिड कॉन्टैक्ट की सारी कंडीशन इस पर क्या होती है, लागू होती हैं।
आगे राइट्स ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर, मतलब जिसको लॉस हुआ है उसके पास क्या राइट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 125। मतलब पहला क्या है, ऑल डैमेजेस। यदि उसको कोई भी किसी भी टाइप की डैमेजेस हुई है तो उसको केस करके सारी डैमेजेस को लेने का अधिकार होता है किसको, इंडेमनिटी होल्डर को। दूसरा है कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन, यदि उसने कोई भी केस किया है इसने इंडेमनिटी होल्डर ने, तो उसकी जो भी कॉस्ट होती है उसको पेमेंट लेने का अधिकार होता है। जैसे उसने केस किया, वकील किया और कोर्ट में भी उसके बहुत सारे खर्चे हुए, तो उस कॉस्ट को भरपाई करने वो लेने का अधिकार हो जाता है किसको, इंडेमनिटी होल्डर का। ठीक है, ऑल सम विच ही में है पेड अंडर द टर्म ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज़। ये दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ होता है ना, इंडेमनिटी होल्डर और इंडेमनिटीफायर के बीच में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है ना, तो उसको उन सारे कॉम्प्रोमाइज़ को लेने का अधिकार होता है किसके पास, इंडेमनिटी होल्डर के पास होता है। ठीक है, तो इसमें दो इशू अराइज हो जाते हैं। मेजर ऑफ कंपनसेशन, कितना कंपनसेशन है दोनों पार्टी पर डिपेंड करता है। तो मैं लाइबिलिटी कब अराइज होती है इंडेमनिटीफायर की, कब होती है ये डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन पर। ठीक है, इंडेमनिटी होल्डर हैज़ दिस राइट ओनली इफ़ ही हैज़ नॉट वायलेटेड एनी कंडीशन। देखो ये वाली इंडेमनिटी होल्डर को तभी राइट मिलता है इफ़ यदि उसने कोई भी कंडीशन ऑफ द इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट की कोई भी कंडीशन तोड़ी ना हो। ऐसा नहीं है कि उसको तभी ये सभी चीज़ें लेने का अधिकार होगा यदि उसने कोई भी कंडीशन पिछली कोई भी उसने अपना काम कैसे गुड फेथ से किया हो, नॉर्मली किया हो और इंटेलिजेंट पर्सन के थ्रू किया हो, तभी इंडेमनिटी होल्डर को ये सारी डैमेजेस, कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन ऑल सम लेने का अधिकार होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे राइट ऑफ द इंडेमनिटीफायर। जो इंडेमनिटीफायर कौन, जिसने लॉस की भरपाई करनी होती है। ठीक है, उसके पास क्या राइट है, ही हैज़ पेड द डैमेजेस, रीगेन द राइट ही हैज़ डेलीगेट टू द इंडेमनिफाइड। यदि उसने सारे लॉसेस की भरपाई कर दी है ना, तो उसके पास सारे राइट मिल जाते हैं जो इंडेमनिटी होल्डर के होते हैं। ही गेट द राइट टू सू थर्ड पार्टी ऑन द बिहाफ ऑफ द इंडेमनिटीफाइड होल्डर को जो राइट था ना कि दूसरे पार्टी के कारण उसको लॉस हुआ है, तो उसके पास अब राइट किसके पास आ गया है, इंडेमनिटीफायर के पास आ गया, क्योंकि उसने सारे लॉस की भरपाई कर दी है। डैमेजेस विच आर नॉट कवर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ऐसे डैमेजेस जो इस कॉन्ट्रैक्ट में आते ही नहीं है, तो ऐसे डैमेजेस को इंडेमनिटीफायर इज नॉट बाउंड बाय लॉ टू पे सच डैमेजेस। तो वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यदि इस कॉन्ट्रैक्ट में है ही नहीं है तो आइडेंटिफायर उसको उस टाइप के लॉस की भरपाई नहीं करेगा। ही इज इंटाइटल्ड टू सू थर्ड पार्टी ओनली टू एक्सटेंड ऑफ द डैमेजेस ही हैज़ पेड टू द आइडेंटिफाइड। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ये इंडेमनिटीफायर। वैसे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के में इसके राइट के बारे में कोई भी डिफाइन नहीं किया गया है, फिर भी एज ए कोर्ट के केसेस के बेस पर इसके पास भी कोई काफ़ी राइट होते हैं। ठीक है, किसके पास, इंडेमनिटीफायर के पास राइट होते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही लॉन्ग टॉपिक है, ये पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से कर लेना। थैंक यू वेरी मच।